आज के इस बेहद दिलचस्प सफर में हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी उतनी ही भावुक, उतनी ही दोस्ती भरी और उतनी ही प्रेरणादायक कहानी छुपाए हुए है। बात हो रही है अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म की जिसे अक्सर लोग उसके दमदार डायलॉग्स और धुआंधार एक्शन की वजह से याद करते हैं, लेकिन सच यह है कि इस फिल्म के पीछे ऐसी अनसुनी बातें छुपी हैं जिन्हें जानकर किसी का भी दिल अमिताभ के लिए और ज्यादा सम्मान से भर जाएगा। और यह फिल्म है 1982 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म खुद्दार। एक ऐसी फिल्म जिसे लेकर आज भी लोग कहते हैं कि किस्मत, दोस्ती और संघर्ष तीनों की एक साथ मिसाल अगर किसी फिल्म सेट ने देखी थी तो वह खुद्दार ही थी, क्योंकि इस फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी और शायद सबसे भावुक बात यही है कि इसमें अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए बिना एक भी पैसा लिए काम किया था। अक्सर विरोधी अक्षर उनके बारे में कुछ भी लिख देते हैं, उन्हें स्वार्थी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपना महानायक तो असल में यारों का यार है। वह इंसान है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी पूरी स्टारडम, अपनी फीस, यहाँ तक कि अपनी प्राथमिकताओं तक को भी किनारे रख देता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये फिल्म खुद्दार। कहानी शुरू होती है फिल्म के निर्माण से, जिसे बनाया था F.K. रतन सिंह और अनवर अली ने तथा इसके निर्देशक थे रवि टंडन। लगभग 2 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे थे कादर खान ने और फिल्म रिलीज हुई थी 30 जुलाई 1982 को। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, परवीन बाबी, तनुजा, बिंदिया, प्रेम चोपड़ा, महमूद खंगाल, रमेश देव, पिंचू कपूर, राजा मुराद सहित दर्जनों चेहरे। खुद्दार न सिर्फ अपनी कहानी के लिए बल्कि अपने शानदार संगीत के लिए भी खूब चर्चित रही। इसके गीत लिखे थे मजनू सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने, जिसमें डिस्को 82, जाओ नहीं तो उड़ा दूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन का प्यार, ऊंचे नीचे रास्ते जैसे दो वर्जन वाले गीत और मच गया शोर, सारी नगरी रे जैसे गाने शामिल थे। इन गीतों को आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, जो अपने समय के सबसे बड़े प्लेबैक वॉइसेस थे। अब बात करते हैं फिल्म की सफलता की। साल 1982 में खुद्दार कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे स्थान पर रही थी। फिल्म का बजट था लगभग 1.5 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपये कमाए। उस साल कमाई के हिसाब से पहले नंबर पर रही विधाता जिसने 8 करोड़ कमाए, दूसरे नंबर पर प्रेम रोग जिसने 6.5 करोड़ का कारोबार किया और तीसरे नंबर पर थी नमक हलाल जिसने 6 करोड़ रुपये कमाए। खुद्दार उन सफल फिल्मों में शामिल हुई जिन्हें दर्शकों ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि सालों तक याद भी रखा। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले बनी परिस्थितियां किसी फिल्म से कम रोमांचक नहीं थीं। कहानी जुड़ी है निर्माता अनवर अली से, जो मशहूर कॉमेडियन महमूद के छोटे भाई थे। उन दिनों अनवर अली बेहद कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहे थे। उनकी हाल ही में शादी हुई थी एक जापानी लड़की इत्सुको से, जो एयर इंडिया में होस्टेस थी। शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक तो इत्सुको एयर इंडिया की उड़ानों पर भारत और जापान के बीच आती जाती रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने भारत में ही अपने पति के साथ पूरी तरह बसने का फैसला कर लिया। मगर समस्या ये थी कि अनवर अली के पास रहने के लिए तो एक फ्लैट था, लेकिन उसमें गृहस्थी बसाने के लिए जरूरी सामान तक नहीं थे, न फर्नीचर, न जरूरी वस्तुएं, और जेब में भी उतने पैसे नहीं थे कि वह सब खरीद सकें। ऐसे में उन्होंने एक फिल्म फाइनेंसर से मदद मांगी। फाइनेंसर बोला, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म बनानी होगी। अब ये सुनते ही जैसे अनवर अली के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह समय था जब अमिताभ बच्चन स्क्रीन के शहंशाह थे। मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी जैसे बड़े फिल्मकार ही अमिताभ को साइन कर पाते थे, और अनवर अली जैसे नए प्रोड्यूसर के लिए अमिताभ को मनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन दोस्ती किसे कहते हैं, ये वही समय था जब अमिताभ ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। अनवर अली वही व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें अपने भाई महमूद से मिलवाया था, और महमूद साहब ने ही आगे चलकर अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा जैसी महत्वपूर्ण फिल्म में लिया। जब अनवर अली ने हिम्मत करके अपनी वित्तीय स्थिति अमिताभ के सामने रखी तो अमिताभ ने बिना एक पल सोचे साफ कहा, फिल्म बनाओ, मेरी फीस की चिंता मत करो। और अमिताभ ने ये फिल्म बिना 1 रुपया लिए कर दी। बाद में जब फिल्म सफल रही और पैसे अच्छे आए तो अनवर अली ने उनका पूरा मेहनताना उन्हें लौटा दिया। लेकिन अमिताभ का ये कदम आज भी बॉलीवुड की दोस्ती की मिसाल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। नायिका की भूमिका सबसे पहले रेखा को ऑफर हुई थी, क्योंकि यह किरदार एक मराठी लड़की का था और रेखा उस पर पूरी तरह फिट बैठती थी। लेकिन बाद में ये रोल परवीन बाबी को दे दिया गया, जिसके चलते किरदार को मराठी लड़की से बदलकर क्रिश्चियन लड़की बनाया गया।
इस बदलाव से फिल्म का रोमांच और भी बढ़ गया क्योंकि इससे कई दृश्यों का टोन और किरदारों की केमिस्ट्री भी बदल गई। दिलचस्प बात यह थी कि ठीक यही समय था जब यश चोपड़ा सिलसिला बनाने की तैयारी कर रहे थे। शुरुआती योजना के अनुसार स्मिता पाटिल को जया बच्चन वाला किरदार और परवीन बाबी को रेखा वाला किरदार मिलने वाला था, लेकिन शूटिंग से ठीक पहले यश चोपड़ा ने अपना मन बदल लिया और भारी विवादों के बीच अमिताभ, जया और रेखा की वास्तविक जीवन की जटिल कहानी को पर्दे पर उतारने का निर्णय लिया। अब बढ़ते हैं कादर खान की तरफ, जो इस फिल्म की रील थी। कहानी, पटकथा और संवाद सब उन्हीं का काम था। खुददार वह इकलौती फिल्म है जिसमें तीनों विभाग अकेले कादर खान ने संभाले थे। आगे चलकर वह जल नामक एक फिल्म लिख रहे थे जिसमें अमिताभ और जयाप्रदा को लेना तय था, लेकिन कुली के दुर्घटना वाले हादसे के बाद वह प्रोजेक्ट बंद हो गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि खुददार के लिए अमिताभ ने एक गाना भी गाया था, लेकिन बाद में उसे किशोर कुमार की आवाज में फिर से रिकॉर्ड किया गया। गाना था मच गया शोर सारी नगरी रे। अब आते हैं साल 1985 पर। खुददार की सफलता को देखते हुए इसका तमिल रीमेक बनाया गया पडिक्काधवन, जिसमें अमिताभ वाला किरदार निभाया रजनीकांत ने, जो इससे पहले भी अमिताभ की कई फिल्मों जैसे मजबूर, दीवार, खून पसीना, डॉन, त्रिशूल, कस्मे वादे और लावारिस के रिमेक्स कर चुके थे। तमिल रीमेक में संजीव कुमार की भूमिका निभाई शिवाजी गणेशन ने और विनोद मेहरा वाला किरदार निभाया विजय बाबू ने। अब बात करते हैं शूटिंग के मजेदार किस्सों की। एक दिन जब अमिताभ सेट पर पहुंचे तो पूरा सेट खाली पड़ा था, न कैमरामैन, न लाइट बॉयज, न स्पॉट बॉय, कोई नहीं। अमिताभ ने इंतजार करने के बजाय सेट पर लगे पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। जब यूनिट पहुंची तो सब शर्मिंदा रह गए और अमिताभ की सहजता और अनुशासन के और भी ज्यादा कायल हो गए। इसके अलावा गाने मच गया शोर की शूटिंग के दौरान अमिताभ का सर भी जख्मी हो गया था क्योंकि गाने के अंत में उन्हें अपने सिर से मटकी फोड़नी थी। सिर पर चोट लगने के बाद पट्टी बांधनी पड़ी, लेकिन अगली शूट में उन्हें जाना था मनमोहन देसाई की फिल्म देश प्रेमी के सेट पर, जहां गोरे नहीं हम काले सही गाना शूट होना था। चोट को छुपाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने उस पट्टी को एक तरह का डिजाइन बना दिया, जो आज भी गाने में साफ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं खलनायक के किरदार की तरफ। पहले ये रोल अमजद खान और उनके साथ कल्पना अय्यर को दिया गया था। बाद में प्रेम चोपड़ा को ले लिया गया, जिससे कल्पना अय्यर के कई दृश्य काट दिए गए और उनका डिस्को डांस ही फिल्म में बचा रह गया। फिल्म में टैक्सी, बसंती के साथ अमिताभ का भावनात्मक संबंध दिखाया गया था। इस विचार की प्रेरणा कादर खान को हॉलीवुड फिल्म द लव बग से मिली थी, जिसमें एक बीटल कार और उसके मालिक का आत्मिक रिश्ता दिखाया गया था। फिल्म के निर्देशक रवि टंडन, जिन्होंने पहले अमिताभ के साथ मजबूर बनाई थी, वही रवीना टंडन के पिता हैं। तनुजा भी अपने इमेज से बिल्कुल अलग एक नकारात्मक भूमिका में दिखीं, लेकिन एडिटिंग में उनके दृश्य इतने कट गए कि किरदार अधूरा सा रह गया। फिल्म के कुछ डायलॉग्स ऐसे भी हैं जहां साफ साफ सुनाई देता है कि अमिताभ को उस दिन डबिंग के दौरान जुकाम था, और कुछ दृश्य ऐसे भी थे जिन्हें अमिताभ ने डब ही नहीं किया और शूटिंग के समय रिकॉर्ड हुई आवाज ही रखी गई, जैसे पड़ोसियों को बेटे के जन्म की खुशी में अमिताभ का ऊंची आवाज में चिल्लाना। अब बात करते हैं फिल्मफेयर अवार्ड्स की। साल 1983 के 30वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में खुददार को एकमात्र नॉमिनेशन मिला, महमूद साहब को बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए, लेकिन यह अवार्ड गया अंगूर फिल्म के देवेंद्र वर्मा को। और इस तरह पूरी होती है फिल्म खुददार की कहानी, पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी।